दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से प्रोसेस वाइज किस तरीके से मार्केट का बॉटम को हम आइडेंटिफिकेशन कर सके। वैसे क्या इतना डिफिकल्ट काम है? क्या ये काम किया जा सकता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नहीं कर पाते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं? दोस्तों आपको पता है कि हमेशा हम फंड टेक्निक में यूनिक कंटेंट को पेश करते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा ये आइडिया मुझे कहां से आया। 10-15 दिन पहले जैसे इस टाइम पे मार्केट गिर रहा था, मुझे समझ में आया कि किस तरीके से अगर हमको मार्केट का बॉटम के बारे में लोगों को अगर मैं बता सकूं तो एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा सारे लोगों के लिए, है ना। कम भाव में इन्वेस्टमेंट करके और ऊपर जब मार्केट जाएगा वहां पे बेच का अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। इससे पहले 8 महीना पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मार्केट इस एरिया में थी, और मैं उस टाइम पे बोला था कि क्लियरली डू नॉट इन्वेस्ट नाउ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत गर्म है, तो इसको ठंडा होना दीजिए, अभी मत करो। सरप्राइजिंगली उसमें बहुत ही कम व्यू था 124, और जिन लोगों ने देखा है डेफिनेटली उनका पैसा लॉस होने में बचाए होंगे, राइट। तो अभी क्या है, इस बार जो मार्केट इतना फॉल हुआ है, अभी क्या करना है? तो इससे पहले 7 दिन पहले एक शो था जी बिजनेस पे कि हाउ टू फाइंड द बॉटम्स ओके ऑफ मार्केट। तो इसके बारे में अनिल सिंघवी जी ने एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी सारे लोगों के साथ। ये अगर आपने देखे होंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में आपको 2 मिनट में और 30 मिनट में क्या क्या बताया थे मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा बहुत जल्दी से। उसके बाद हम अपने कंटेंट की तरफ चले जाएंगे। ओके, अनिल सिंघवी जी ने 2 चीजें के बारे में बताया थे कि किस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करें कि बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करें कि बेस फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि वो दिन को मार्क करो जो लोएस्ट क्लोजिंग है, उसको मार्क करो। लोएस्ट क्लोजिंग यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये जो 8-10 दिन का लोएस्ट क्लोजिंग कौन सा यहाँ पे है। तो आप बोलोगे कि अभी बॉटम कहाँ पे बनने वाला, अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँ क्या ये सही रहेगा? डेफिनेटली सही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे वो डाटा को कैलकुलेशन में लिया गया है जो जहां पे 38% ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ हो, यानी जैसे कि 2008 का क्राइसिस हुआ था, 2002 का 1 का क्राइसिस हुआ था। ओके, उस टाइप का क्राइसिस को ही लिया गया है। तो डेफिनेटली आप बीच में कैलकुलेशन करोगे तो उनका फॉर्मूला गलत निकल जाएगा, वो रिसर्च है उनका। ओके, तो यहां पे उन्होंने जो बताया कि जैसे कि यहां पे एक लोएस्ट क्लोजिंग यही है, आपको 2 लाइन मार्क करना है। मान लेते हैं, एग्जाम्पल बताता हूं, ये 5% का है और ये 10% का है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे कोई आपको यहां पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूं, आपको एग्जाम्पल। लोएस्ट क्लोजिंग से 5% ऊपर, 10% ऊपर से आपका एक लाइन खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा ही खींच दिया, आपको क्या चाहिए? रूल नंबर 1, लगातार 9 दिन तक इस 5% के कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग होना चाहिए, लगातार 9 दिन तक। यानी कि अभी का कंडीशन में क्या है, ये जहां पे क्लोजिंग हुआ उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 दिन क्या है, इस 5% का लाइन के ऊपर क्लोजिंग है। तो क्या इसका मतलब बेस फॉर्मेशन हो गया? नहीं, और बहुत सारे कंडीशन 1 बाय 1 में बताता हूं। ओके, तो ये 10% का एक लाइन है, ठीक है, और ये 10% का एक लाइन है। किसी एक दिन लोएस्ट क्लोजिंग से 10% का ऊपर जो लाइन है ना, उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। जैसे कि इस दिन हुआ था 27 मार्च को, 10% लाइन का ऊपर ही क्लोजिंग हुआ था। ओके, जिस दिन से 5% के ऊपर इस दिन में क्लोज हो गया, तो ये पहला दिन है। अभी ये क्या है, सेकेंड डे है। अभी यहां पे क्या है, और बचा कितना? 9 दिन से 9 दिन से बचा कितना? 7 दिन। तो अभी उनका कहना है कि अगले जो 7 दिन आने वाला है, किसी एक भी दिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। किसके नीचे? 10% जो लाइन है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी इस दिन तो नीचे क्लोजिंग हो गया, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गया तो आपको फिर से 1 से गिनना है, ठीक है। तो फिर देखो यहां पे फिर से ऊपर क्लोजिंग हुआ, तो ये पहला दिन हुआ। फिर से नीचे क्लोजिंग हो गया, तो फिर नीचे चला गया, तो फिर आपका 0 हो गया। अभी फिर से देखिए, इस दिन ऊपर क्लोजिंग हो गया, तो ये भी ऊपर क्लोजिंग है, ये भी ऊपर क्लोजिंग, ये भी ऊपर क्लोजिंग है। तो लगातार और 6 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर ये 10% के लाइन पे ऊपर लगातार 6 दिन क्लोजिंग हुआ और 6 दिन क्लोजिंग हुआ, और मैक्सिमम 3 रेड क्लोजिंग होना चाहिए और मिनिमम 6 ग्रीन क्लोजिंग होना चाहिए। यानी कि ये जो कैंडल जैसे कि ये 3 दिन लगातार ग्रीन क्लोजिंग हो चुका है, ओके, और मिनिमम 3 दिन का ग्रीन क्लोजिंग चाहिए इस लाइन के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो बॉटम बना है ये सस्टेनेबल है, ये टिकेगा। उनका यही रिसर्च है, उन्होंने पास डाटा के हिसाब से बना है। लेकिन
एक आम आदमी के लिए, एक आम इन्वेस्टर के लिए ये रोज रोज आके तामझाम करके गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7, यही गिनेगा क्या मार्केट में? वही कोई काम धंधा नहीं है क्या? एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस तरीके का टॉप कैलकुलेशन करने में। ओके, कि किस तरीके से मैं कैलकुलेशन करता रहूं, इधर ऊपर गया कि नहीं गया, मतलब महीनों लग जाएगा लेकिन वो रिजल्ट शायद उसको ना मिले। तो आपका मन में एक सवाल आएगा कि इतना तामझाम कौन करेगा भैया, कुछ सीधा सा रास्ता बताओ ना। आसान तरीका, सीधे से रास्ता, शॉर्टकट वे बताने के लिए तो मैं इस चैनल रन करता हूँ, राइट दोस्तों। लगातार 3 साल में हम यही तो कर रहे हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से मार्केट का टॉप, मार्केट का बॉटम हम पकड़ सकते हैं। हर दिन टाइम देना जरूरत नहीं है, महीने में सिर्फ 1 दिन टाइम देना है। और मैं ये आपको बिना डाटा के बताता नहीं हूं, तो डाटा के साथ बताऊंगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। ओके, तो चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ओके, यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पे कुछ नहीं करना है, यहां पे और एक विंडो ओपन करना है, जाना है निफ्टी पी रेशियो। देखिए यहां पे आपको गूगल पे एंटर करना है निफ्टी पी रेशियो। niftypratio.com वेबसाइट में जाना है। जैसे आप जाओगे यहाँ पे आपको एक टेबल दिखेगा, जिस टेबल पे यहाँ पे मैं आपको टेबल के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि ये ऑटो रिफ्रेश होता रहता है, हमारा हमको तकलीफ देगा, तो मैं यहाँ पे इसको पहले सेव कर लेता हूँ। ओके, अभी सही है। ओके, ये डाटा को मैं पहले ले लेता हूँ। ओके ओके, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। ये दोस्तों निफ्टी का पी रेशियो होता है। निफ्टी का पी रेशियो में पी रेशियो क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है, फंडामेंटली इसको सीखना चाहते हो, तो आप गूगल कीजिए या फिर यूट्यूब पर सर्च कीजिए। पी का पी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप इसके बारे में जान सकते हो। ओके ओके, थोड़ा सा डीपली जाएंगे, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ये हर एक महीने का एवरेज पी रेशियो है। ये जो पी रेशियो है ये हर एक महीने का एवरेज पी रेशियो है, ये डेली का नहीं है, हर एक महीने का एवरेज पी रेशियो है। तो यहाँ पे 1999 पे जनवरी महीने में एवरेज पी रेशियो क्या था? ये 12.44 था। फरवरी में क्या था? 12.65 था। तो इस तरीके से हर एक सेल में पी रेशियो मेंशन किया गया है 2020 अप्रैल तक, 2020 अप्रैल महीने तक, यानी कि करंट महीने तक। ओके, पूरा ये अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे मैंने आप दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही 20 के ऊपर पी रेशियो जाएगा, ये इस तरीके से रेड होता जाएगा। देखिए 20 के ऊपर इसलिए ये थोड़ा रेड है, ये 26 है इसलिए रेड है। और जैसे ये 20 के नीचे जाना शुरू करेगा, ये ग्रीन होता जाएगा। ओके, तो इसीलिए आपको अलग अलग टाइप का कलर में सेल दिख रहा है। ओके, तो हमको क्या करना है? हमको आइडेंटिफिकेशन करना है वो दिन मार्केट का बॉटम कहां पे बन रहा है, ये जानने के लिए ये रूल ध्यान रखिएगा। मैं डाटा के साथ दिखाऊंगा, और एक बार नहीं दोस्तों, मल्टीपल टाइम्स किस तरीके से वो डाटा में फॉर्मेशन हुआ है और किस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ये डाटा में आप गौर से देखिएगा। ओके, सबसे पहले मैं पेन सिलेक्शन कर लेता हूँ, कौन सा पेन करेंगे। ओके, ये सही रहेगा। तो करना क्या है? बॉटम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, टू बी स्पेसिफिक मैं बता रहा हूं, 13 के नीचे, जैसे कि हमने टेक्निकल में RSI यूज करते हैं, तो यहां पे 13 के नीचे कब पी रेशियो जा रहा है उसको वॉच करो। ओके, आपको इसके लिए तो महीना डेली वॉच करने का जरूरत नहीं है, महीने का लास्ट दिन में आके देखो कि एवरेज पी रेशियो क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। 13 के नीचे ही आना चाहिए पी रेशियो। तो जैसे 13 के नीचे आएगा आपको कंसीडर करना है, यानी कि वॉच करना है। और 13 के नीचे जाके अगर रिवर्सल करेगा, मान लेते हैं कि 13 के नीचे चला गया, 12 हो गया, अब 12 के बाद फिर 13 हो रहा है, तो हमको उसी टाइम पे एंट्री करने का। ओके, मान लेते हैं 13 के नीचे चला गया 12, 12 के नीचे चला गया फिर 11, 11 के नीचे चला गया फिर 10, अब 10 से फिर रिबाउंड होकर 11 हो रहा है, तो उस टाइम पे एंट्री करना है। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना क्या है? 13 के नीचे कब जा रहा है, और 13 के नीचे जाने के बाद कब फिर से और एक पॉइंट वापस ऊपर आ रहा है, ये ध्यान रखना है। कब और एक पॉइंट नीचे से वापस आ रहा है ऊपर, तो उस टाइम पे हमको मार्केट में एंट्री लेने का, ये एंट्री का पॉइंट है मैं बता रहा हूं। ओके, और इसका जो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इन्वेस्टिंग करना है, किस तरीके से बाइंग करना है, सेलिंग करना है, ये एक डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और क्यों हमको इन्वेस्टिंग करना है, ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से बॉटम को सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर सके, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा,
तो इसलिए उसके लिए सेपरेट वीडियो बनेंगे, आप डेफिनेटली उसको बिना मिस किए देखना है। तो अभी आपको समझ में क्या आया, 13 के नीचे जाने के बाद और एक पॉइंट रिवर्सल देगा तभी हमको मार्केट में एंट्री करने का, और जैसे 26 के ऊपर चला जाएगा हमको मार्केट्स में आउट हो जाने का। समझ में आया? जब 26 से ऊपर हो जाएगा निफ्टी का पी रेशियो जिस महीने में, वहां पे हमको निकल जाने का। ऑल राइट, समझ में आया? अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 1999 जनवरी में 12.44 था, तो यानी कि ये 13 से नीचे का पी है, तो हमको ध्यान से यहां पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कब ये 12.44 से ऊपर आ रहा है। राइट, अभी देखिए ये भी 12.65 पे, ये 1 पॉइंट का रिवर्सल नहीं, यानी कि ये 12-13 फिर से होना चाहिए। ठीक है, इसका जो डेसिमल वैल्यू कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए 12.65 पे, लेकिन इस महीने में देखिए ये 12.65 चेंज होके क्या हो गया 14.20, यानी कि आपको मार्च महीने का एंड में आपको मालूम हो रहा है कि मेरे को मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाहिए। ओके, यानी कि आपने इस पॉइंट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। ऑल राइट, यानी कि मार्च का एंड पे। ओके, तो मार्च का एंड में क्या था 14.20, तो आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया मार्केट का पीक जब 14.20 था। वेट किया कब 26 के पार कब जा रहा है, तो देखिए 26 कब गया था, क्या देखिए ये 23 हो गया 26, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा 26.16 यानी 26.16, तो क्या इस टाइम पे मुझे मार्केट से निकल जाना चाहिए था? बिल्कुल, यानी कि आपका 14 का पी अभी क्या होगा 26 बढ़ गया, डेफिनेटली मार्केट का इंडेक्स भी बढ़ा होगा और आप वहां पे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे बेच के। ओके, यानी कि अभी क्या है, इसको छोड़ दो। ये देखिए 2000 महीने में 2000 में क्राइसिस आया, फिर मार्केट चला गया, आपने पहले निकल गए। देखिए यहाँ पे 22 18 हो गया, यहाँ पे देखिए 18 हो गया, 18 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे 16 हो गया, यानी कि कूल डाउन हो रहा है, यानी कि प्राइस गिर रहा है ना। ये देखिए 16 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया। ओके, ये देखिए 2003 पे आपको मौका आया, यहाँ पे 13.2 से गिर के क्या हो गया 11.15। अब आपको यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए, रोज देखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मई का एंड पे आपको समझ में आ रहा है कि 11.15 है, अब और एक महीना आपको देना है। अभी देखिए 11.15 से जून महीने में आपको मालूम हो रहा है कि 12.20 हो गया, यानी कि 12.20 हो चुका, और ये एक पॉइंट है आपको फिर से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, यानी कि जून के एंड पे। ऑल राइट, जून के एंड पे हमको मार्केट में एंट्री लेना चाहिए था। अब देखिए फिर से वेट करना क्या है 26 पी को। अभी देखिए पी नहीं आया, ये देखिए कहां पे पी नहीं आया, और यहां पे 2007 में दिसंबर महीने में ये देखिए 26.55 फिर से आ गया। उससे पिछला महीना का 25.15 था, और दिसंबर महीने में दिसंबर यानी कि दिसंबर का आखिरी दिन के साथ साथ आपका निफ्टी का जो अगर माल रखे हो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट रखे हो निकल जाना चाहिए था। ये निफ्टी 50 का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको निफ्टी 50 का स्टॉक या फिर निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात करना चाहिए। ओके, तो यहां पे देखिए डेफिनेटली 12 का पी 26 हो गया, और यहां पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने कमा सकते थे। और एक रिसर्च देखते हैं कि यानी कि 2008 में जो सेल आया आप वहां पे नहीं थे। समझ में आया? ये देखिए फिर से 13.77, यहां पे देखिए 12.42। अभी जैसे ही 13 के नीचे चला गया आपने इसको ध्यान रखने का। अभी 12.42 से जब 13 आ जाएगा तभी हमको इन्वेस्टमेंट करने का। देखिए यहाँ पे दिसंबर में भी नहीं था, 2009 पे देखिए यहाँ पे 12.73, यहाँ पे भी नहीं करने का। देखिए फरवरी में ये 13.38 हो गया, यानी कि फरवरी का लास्ट यानी कि मार्च का फर्स्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना था। 2009 फरवरी में आप इन्वेस्टमेंट करते, अभी फिर से क्या वेट करना था सेलिंग करने के लिए 26 के ऊपर। ओके, ये देखिए 26 के ऊपर कभी भी नहीं गया, तो अपन ने होल्ड कर रहे हैं क्योंकि ये एवरेज प्राइस है। हो सकता है डेली बेसिस में 26 के ऊपर किसी दिन चला जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना है उसी महीने का आखिरी दिन तक, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज लेता है। ये देखिए कभी भी किसी महीने में भी आपको 26 के ऊपर नहीं गया, ये 25.99 है, ये देखिए 26.7, यानी कि इस महीने के साथ साथ अक्टूबर के एंड होते होते आप मार्केट में 2009 का प्रॉफिट यहां पे बुक कर सकते थे। 2009 का प्रॉफिट
आप यहाँ पे बुक करके निकल जाना चाहिए था। लेकिन हकीकत का बात है कि 2017 में सबसे ज्यादा लोग, रिटेल लोग मार्केट में एंट्री लिए थे। 17 में भी लिए थे, 18 में भी लिए थे। जिन लोगों ने अगर एंट्री लिया हो गया, डेफिनेटली इन्होंने काफी सारा पैसा को, वेल्थ को लॉस्ट किया होगा। तो देखिए आपको उसके बाद कभी भी 12 के नीचे आया ही नहीं। तो जो चीजें ऊपर गया है वो डेफिनेटली नीचे आएगा, लेकिन आप क्या उतना हिम्मत रख सकते हो? अभी देखिए 2009 के बाद 12 के नीचे कभी आया ही नहीं। तो जब ये 26 का पी, 27 का पी जब 18-19 होता है तो कितना पी निफ्टी आधा लुढ़क चुका है ऑलरेडी, यानी 38% ऑलरेडी गिर चुका है। ठीक है, तो जब ये 19 का पी फिर 13 होगा, उस स्टॉक का क्या हाल होगा थोड़ा सोचिए। ठीक है, देखिए ये जानना, ये इंफॉर्मेशन जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक हंसता हुआ चांद है। ऊपर जाएगा तो पैसा कमा सकते हो, नीचे जाएगा तब भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या है, आपको हमेशा पैसा तब कमा सकते हो जब आपको कम भाव में खरीद के ज्यादा भाव में बेच सकते हो। और ये एक साल का ये खेल नहीं है, कई टाइम पे 3-4 साल 5 साल, जैसे कि इस टाइम पे क्या हुआ 2009 से आपने खरीदते और 2017 में आप निकल जाते। अभी ये सारे डाटा को मैं आपको चार्ट में दिखाना चाहता हूं। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2007 दिसंबर महीने में हमको मार्केट से निकल जाना चाहिए था। देखिए अभी मंथली चार्ट पे हम आ गए। 2009 में दिसंबर महीने में निफ्टी का वैल्यू क्या था हम देखेंगे। पहले एनालिसिस के हिसाब से 2007 दिसंबर महीने में आपको निकल जाना चाहिए था। दिसंबर महीने के खत्म होते होते आपको निकल जाना चाहिए था मार्केट में, यानी कि ये देखिए 2007 11, 2007 12, यानी कि इसके क्लोजिंग के साथ आपको निकल जाना चाहिए था मार्केट में प्रॉफिट बुक करके इस एरिया में। ऑल राइट, उसके बाद जो गिरा है आपको पता है क्या हुआ। ओके, यानी कि दिसंबर महीने में आप निकल गए, फिर नीचे चला गया मार्केट। फिर आपको इन्वेस्टमेंट कब करना था? 2009 फरवरी महीने में आपको इन्वेस्टमेंट करना था। यहां पे आप देख सकते हो फरवरी में। ओके दोस्तों, ये देख सकते हो 2009 है, ये जनवरी मंथ है, ये फरवरी मंथ है। यानी कि इस फरवरी महीने के बाद, यानी कि इसके खत्म होते होते आपको मार्केट में इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना था। और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रैली है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एग्जिट कब करना था। एग्जिट आपको 2017 में, यानी कि 2017 में एग्जिट करना था। कहां पे? ये देखिए 2017 का थोड़ा सा 1 मिनट मार्क कर लेते हैं। ये देखिए 2017 अक्टूबर, यानी कि 2017 अक्टूबर जाते जाते हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। ओके, अब देखिए यहाँ से कितना % रिटर्न मिल गया होता। यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं 2009 का, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक लगभग 250% का रिटर्न है निफ्टी ने दिया है 9 सालों में। 250% का रिटर्न है। ये सिर्फ निफ्टी का इंडेक्स जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर उसमें यहाँ पे मान लेते हैं कि स्टॉक ने अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लेते हैं कि येस बैंक, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि येस बैंक बर्बाद हो गया अभी, अगर उस टाइम पे कोई येस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया होता 2008 के बाद, सेम महीना सेम साल में, इसकी 2000 महीने में देखिए यहां से अगर इन्वेस्टमेंट करता 2017 आते आते, जैसे कि यहां पे 2017 है, ये देखिए 17, यानी कि यहां पे 2000% का रिटर्न है। 2000 यानी कि 20 गुना रिटर्न है। ठीक है, उस टाइप का काफी सारा शेयर है जो बहुत अच्छे शेयर है, बहुत अच्छा 4 गुना 5 गुना 10 गुना ऐसा हो चुके हैं। ओके, मैं आपको निफ्टी के बारे में बताऊं, लेकिन अब देखिए मार्केट कहां पे है। आपने इसी एरिया में निकल जाना चाहिए था 2017। ये देखिए यहां पे मार्केट इसका नीचे, देखिए यहां पे ज्यादा कुछ गया ही नहीं। कितना गया? 20% का गया। लेकिन अभी देखिए कितना हो रहा। अभी 20% तो इंडेक्स खाली गया है, बाकी सारा स्टॉक तो इसी के बाद तो गिरे हुए हैं। 2017 के बाद सब गिरे हैं। आप देखोगे स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब गिरे हैं 2017-18 में। तो आपको उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करना था। तो मुद्दा यह है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं करना था, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना था? मैं 2016 में मार्केट में आया, तब से लेकर अभी तक 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूं। लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा शौक है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा मैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए किया है, खुद के लर्निंग को बढ़ाने के लिए किया है। तो आप भी देखो, इन्वेस्टमेंट तो सबको करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट में घुसाना है।
सब बोल रहे थे कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, एडवर्टाइज में हर जगह में बोल रहे थे म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा एफर्ट दीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। हम बताएंगे कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है, हम बताएंगे कौन सा स्टॉक खरीदना है। ये आपको कोई सजेशन देने आना नहीं चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में काम कर रही है, उन लोगों के लिए है जो ऑफिस गोइंग है, इनको स्टॉक मार्केट के लिए कुछ पता नहीं है। कोई भी कुछ बोल दे एसआईपी कर, फलाना कर, ढिमकाना कर, वो लगे हुए पैसा। अगर आपने स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हो तो आपको समझाना कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। और आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे पहले खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनिल सिंह के बोल दिया कि येस बैंक को खरीद लो, या फिर एसबीआई को खरीद दो, या फिर एचडीएफसी को खरीद लो, आप इसको खरीद लोगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारा शेयर ऐसा कि मैं देखा हूं, मेघमानी ऑर्गेनिक्स, ग्राफाइट, और भी बहुत सारा शेयर जैसे कि अक्रांगी, काफी सारा एनालिस्ट बोल रहे थे कि इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। अभी इन लोगों ने क्या कर रखा है, पैसा बर्बाद इन्वेस्टर का। अगर आपने कभी इन लोगों को देखकर इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा कभी मार्केट में एक महीने से ज्यादा रह नहीं सकता, क्योंकि यही लोग खरीदवा लेंगे और जैसे कि 20-30% गिर गया, अब नहीं तो अब तो कुछ भूचाल आ जाएगा, आप इसको निकाल लो। ठीक है, क्योंकि इनका चैनल ही ऐसा है कि 24/7 चलता रहता है। तो आपका तो एक दिन में हर एक स्टॉक का बारी आ जाता है, और क्योंकि आपने उसी शेयर होल्ड करके रखे हो तो आप उसको सुनते रहो कि कब इस शेयर के बारे में बोल रहे, कब इस शेयर के बारे में बोल रहे, नेट में देख रहे हो कि कब इस शेयर के बारे में कुछ बोल रहे हैं। भाई ये खुद एनालिसिस करो, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हवा मार्केट में है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से सीखा जा सकता है। और ऐसा ऐसा यूट्यूबर है जो ये फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत बड़ा सिंप्लीफाई में समझा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए, राइट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।